नमस्ते दोस्तों। एनालाइजर हिंदी को आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, इसका मैं आभारी हूं। इसलिए आपका संहिता बनाकर कुछ पढ़ना नहीं होता है, संहिता बनाकर कुछ बोलना नहीं होता है। और मैं जन्म से मराठी, इसलिए कुछ मराठी शब्द बीच बीच में आ जाते हैं। जैसे ज्ञान को मैं बीच में ज्ञान बोल देता हूं, ऐसा कुछ तो हो जाता है बीच बीच में। तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। प्रयत्न रहेगा कि मैं आगे से इसको ठीक कर सकूं। आज मैं आपके सामने नारायण राणे जो मिनिस्टर है महाराष्ट्र से सेंटर में, उन्होंने जो महाराष्ट्र की सरकार के बारे में दावा किया था उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। महाराष्ट्र के नारायण राणे, उन्होंने कहा था महाराष्ट्र के बाहर बोलते हुए कि मार्च में बीजेपी की सरकार आ जाएगी। क्यों कहा था नारायण राणे ने ऐसा? क्या नारायण राणे कुछ भी बात कर रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे जो होंगी ही नहीं? लेकिन जब से कुछ नए सिरे से, नए तरीके से कुछ चीज़ों को हम देखते हैं तो उनकी बातों में हमें तथ्य लगता है। नारायण राणे ने मार्च महीना ही क्यों कहा, ये जब हमें देखना है तो हमें पहले कुछ घटनाएं हो चुकी है उनको भी देखना पड़ेगा। केंद्रीय निवडणूक आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने कुछ राज्यों में, मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा, इन राज्यों में चुनावों की घोषणा कर दी है। 14 फरवरी से लेकर शुरू होने वाले ये चुनाव 7 मार्च को खत्म होने वाले हैं। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, इन 3 राज्यों में एक ही दिन में 14 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक चुनाव होने वाले हैं। 7 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 27 फरवरी और 3 मार्च को ये चुनाव होंगे। 7 मार्च चुनावों का आखिरी दिन होगा, 10 मार्च को काउंटिंग होगा और उस वक्त तय होगा कि वहां पे राज किसका आएगा। अब 10 मार्च को चुनाव खत्म होंगे, पूरे चुनाव नतीजे भी आएंगे, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएंगे, सरकार किसकी ये भी तय होगा। और 10 मार्च के बाद बीजेपी पूरी तरह से खुली होगी कोई भी राजनीतिक फैसला लेने में। अगर चुनाव नतीजे से पहले कोई बीजेपी राजनीतिक फैसला लेके किसी राज्य की विधानसभा को भंग करके या किसी राज्य की विधानसभा को सस्पेंड करके किसी सरकार को खत्म कर देती है तो इसका नतीजा, इसके परिणाम उन चुनावों पर भी होना स्वाभाविक है। इसलिए बीजेपी उससे पहले कोई ऐसा फैसला लेगी नहीं। अब हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश या गोवा के चुनाव के बाद, डिक्लेयर होने के बाद, वहां की राजनीतिक गतिविधियों को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फैलाया क्यों जा रहा है? मीडिया द्वारा। मतलब मीडिया द्वारा उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बीजेपी के ही नेता कैसे छोड़ रहे हैं, मंत्री छोड़ रहे हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। अब ये महाराष्ट्र में क्यों इतना दूर हो रहा है? वो बीरबल की खिचड़ी की कथा मालूम है ना आपको? कहीं पे और लगा हुआ था और वो दिया कहीं और लगा हुआ था और बीरबल ने जिसको खड़ा किया था पानी में, उसने वो दिए को देख के गर्माहट महसूस की, इसलिए उसका पारितोषिक नहीं दिया जा सकता, ऐसा बोला गया। उस तरह से उत्तर प्रदेश की घटनाएं महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्यों फैलाई जा रही है, क्यों उसकी मार्केटिंग महाराष्ट्र में हो रही है? बात स्वच्छ और साफ है। हुआ ऐसा है कि महाराष्ट्र की जो गठबंधन सरकार है, उस गठबंधन के तीनों पक्षों के नेता अपने अपने पक्षों में नाराज है। अब कैसे है तीनों पक्ष के नेता नाराज, ये आपको मैं समझाता हूं। महाराष्ट्र के शिवसेना के आमदार, मतलब एमएलए, ये बताने में उलझे हुए हैं कि हमें कोई सत्ता का लाभ मिल ही नहीं रहा है। कुछ एमपी शिवसेना के और कुछ एमएलए ऐसे हैं जो भाजपा के सहकार्य बिना चुन के आ ही नहीं सकते। यहाँ के एक एमएलए ने ये बात कह भी डाली है। नागपुर का हो, पश्चिम महाराष्ट्र का हो या और कहीं का हो,
सारे एमएलएज और एमपीज अपने ही पार्टी के ऊपर नाराज है और वो अगले चुनाव से पहले अपने पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। एनसीपी में शरद पवार जी के बाद नेतृत्व कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं इसके ऊपर विवाद है ऐसा नहीं कहूँगा, एक सवाल है। क्या शरद पवार जी की लड़की सुप्रिया सुले महाराष्ट्र का नेतृत्व करेगी या अजीत पवार जो उनके भतीजे हैं वो नेतृत्व करेंगे? इसके ऊपर बड़ी बहस है और इसी बहस को लेके पार्टी के कुछ नेता अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। कोई अजीत पवार का चाहता है तो कोई सुप्रिया सुले की तरफ अपना मत देता है। अब इन दोनों में से एक क्यों सौंपा गया, मतलब ज़्यादातर चांसेस सुप्रिया सुले ही नेता बने ऐसे है, तब अजीत पवार के गुट में जो लोग हैं उनका क्या होगा, यह सवाल है। तो एनसीपी में भारी अस्वस्थताएं हैं। कांग्रेस में दो गट है, एक है जो सीनियर लीडर्स का है और एक जो है जो यंग है, जो विलास राव जी के दो पुत्र है, धीरज है, अमित है, पतंगराव कदम जैसे वरिष्ठतम नेता जो अब नहीं रहे उनके सुपुत्र है, या जनक जी है विदर्भ के, या पुणे के कुछ लोग हैं जिनको अपने पिता के बाद उनकी राजकीय विरासत को आगे ले जाना है। अब जिनको अभी 30-40 साल अपने राजनीतिक करियर के गुजारने हैं उनको तो पता है कि भाई कांग्रेस तो डूबने वाली नैया है। जिस पक्ष का 52 साल का युवा नेता अपने को ही विजयी नहीं करा सकता, वो खुद भी पराभूत हो जाता है। सोनिया गांधी अपने पार्टी को अब बढ़ा नहीं पा रही है, तो ऐसे पार्टी में रहकर आज की सत्ता का विचार कर 40 सालों की बात सोचे या अब की बात सोचे, इसके बारे में यह तरुण नेता वर्ग सोच रहा है। अब इस अस्वस्थ स्थिति में जल्द ही अगर सरकार गिरने वाली है तो गिरने से पहले सब लोग तो उड़ जाएंगे। अब वो उड़े ना, इसीलिए भाजपा में ही बहुत प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम ऐसा है कि मंत्री तक पार्टी को छोड़ रहे हैं। इस विषय को फैलाना जरूरी बन जाता है और संजय राउत और शरद पवार की पार्टी यही काम कर रही है कि उत्तर प्रदेश और गोवा में भाजपा के एमएलए और मिनिस्टर पार्टी को छोड़ रहे हैं। जिस पार्टी को उसके ही मंत्री छोड़ रहे हैं उसमें जाने से क्या फायदा, ये मैसेज अपने अस्वस्थ लोगों को देने के लिए ही ये अफवाहें या ये सारी बातें महाराष्ट्र में ज़्यादातर फैलाई जा रही है। अब अपनी बचाने के लिए उनकी फटी हुई है ये दिखाने का ये चक्कर है। और महाराष्ट्र के तो मीडिया को तो आप सभी जानते हो, महाराष्ट्र की मीडिया आजकल महाविकास आघाड़ी के शरद पवार के गुण गाते नहीं थकती है, बल्कि वो मीडिया है वो खबरें देती है। इससे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि वो महाविकास आघाड़ी का गुणगान ही करती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश की घटनाओं को क्यों महत्व दिया जा रहा है और क्यों नारायण राणे ने मार्च महीने की ही बात पिछले महीने की थी। राणे को पता होगा क्योंकि वो सेंट्रल मिनिस्टर है कि अब आघाड़ी सरकार का, महाविकास आघाड़ी सरकार को कब हटाना है वो उनको पता है और इसीलिए उन्होंने मार्च महीने का मुहूर्त निकाला था। अभी इसी मुहूर्त में होता है या और कुछ होता है, ये जानने के लिए हमें मार्च तक का इंतज़ार तो करना पड़ेगा। 2 महीने बचे हैं, मतलब 60 दिन बचे हैं। देखते हैं 60 दिन में क्या क्या होता है। नमस्ते।